हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्याय 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रमेय 10.2। ये 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये हर प्रश्न बैंक में है, चाहे वो मॉडल पेपर हो चाहे वो प्रश्न बैंक हो, हर जगह ये दिया गया है। तो आइए इसको जल्दी से समझ लेते हैं और एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि वीडियो देखते देखते ही ये आप खुद से इसका सॉल्यूशन कर पाओ। सबसे पहले तो इसका जो कथन दिया गया है इसको पढ़ते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो बाहरी बिंदु क्या कहलाता है उसको समझने के लिए हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वृत्त खींच लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक वृत्त खींच लिया गया है। अब वृत्त में क्या होता है, वृत्त को हम सी से दर्शाते हैं, सी मतलब सर्किल। और वृत्त में होता क्या है, वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र हम ओ मान लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या भी होती है तो हम उसे आर मानते हैं। और बाह्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि वृत्त के बाहर कहीं पे भी हम एक बिंदु ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सेंटर के सामने बिल्कुल एक बिंदु यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये सीधी रेखा है, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु को बाहरी बिंदु कहेंगे जिसे हम पी से दर्शा देते हैं। तो ये बाहरी बिंदु पी है। अब इन्होंने कहा है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो वृत्त को केवल स्पर्श करके गुजर जाएं। तो हम बाहरी बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। तो एक हमने इस तरीके से खींची, ये देखिए जो वृत्त को स्पर्श करके निकल गई है, यहाँ पे उसने केवल वृत्त को स्पर्श किया है। स्पर्श करना मतलब छू के निकल गई है, टच करके निकल गई है। तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई। अब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं और बाहरी बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा और बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाली स्पर्श रेखा इस बिंदु पर इसे वृत्त को छू के गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे P नाम दिया है तो यहाँ इस वाले बिंदु को हम Q नाम दे देते हैं और इस वाले बिंदु को हम R नाम दे देते हैं। तो स्पर्श रेखाएं हो गई PQ और PR, ये दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो अब हम जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उसी हिसाब से हमने इतना चित्र बना लिया। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है और फिर नीचे लिखेंगे वृत्त, और वृत्त को दर्शाने का तरीका क्या है, वृत्त C, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक में O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो इस वृत्त में हमें क्या क्या दिया गया है, तो इस वृत्त में हमें दिया गया है कि बिंदु P बाहरी बिंदु है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो P है वो बाहरी बिंदु है, P बाहरी बिंदु है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चित्र में मिक्स ना हो जाए, चित्र थोड़ा और साइड में आप बना सकते हो। अब जब P बाहरी बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं कौन कौन हो जाएंगी, PQ और PR। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तब चित्र से, तो हमने लिखा तब चित्र से स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं वो कौन कौन हो जाएंगी, PQ और PR होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ व PR हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं PR हैं। तो ये दो स्पर्श रेखाएं आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि रेखाएं, जो स्पर्श रेखाएं हैं ना, उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, आप देख सकते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं, PQ और PR। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें सिद्ध करना है PQ PR के बराबर होती है। अब इसके बाद हमें इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। तो हम नीचे हेडिंग डालेंगे रचना। अब रचना क्या करनी होगी, रचना में हमें क्या करना होगा कि जो केंद्र O है इसको ये वाला बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु यानी PQR तीनों को केंद्र से मिला देना है। तो लिखेंगे कि केंद्र O को बिंदु P, Q और R से मिलाया। तो हमने लिखा कि केंद्र O को बिंदु P, Q और R से मिलाया। अब लिख तो दिया है, अब मिलाना भी है। तो सबसे पहले केंद्र O को P से मिला देते हैं, इस तरीके से केंद्र O को P से मिला दिया। अब केंद्र O को Q से मिला देते हैं इस तरीके से, और केंद्र O को R से मिला देते हैं। तो ये हमने रचना की। रचना करने से क्या होता है कि हमें पता है कि OQ वृत्त की त्रिज्या है और OR भी वृत्त की त्रिज्या है। तो अब क्या होता है कि जो स्पर्श रेखा होती है और वो त्रिज्या, ये आपस में एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ये प्रमेय 10.1 में बताया गया है कि जो स्पर्श रेखा होती है, जो त्रिज्या होती है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब हमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे,
पहला त्रिभुज ऊपर बन गया है PQO, ये देखो ये ऊपर एक त्रिभुज बना है, ये देखिए, और एक त्रिभुज नीचे बना है POR, ये देखिए। तो रचना करने से दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को एक एक करके पहले दोनों में सर्वांग समता हासिल करनी है। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पे देखो कि ऊपर त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQO। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज PQO तथा दूसरा त्रिभुज बताइए, तथा त्रिभुज POR। त्रिभुज है तो कोई भी बिंदु लिख सकते हैं पहले POR में। ये दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, सर्वांग समता हासिल करनी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें दोनों त्रिभुजों में समानताएं देखनी। तो देखो दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो OQ भुजा ऊपर वाले त्रिभुज की नीचे वाले त्रिभुज की OR भुजा के बराबर है। मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये भी जितनी यहाँ से बिंदु O से यहाँ परिधि तक की दूरी होगी, उतनी ही यहाँ बिंदु केंद्र O से बिंदु R तक की दूरी होगी। तो हम लिख लेते हैं कि OQ बराबर OR। पहला स्टेप, OQ बराबर OR। ये बराबर क्यों है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरी समानता क्या है, दूसरी समानता है कि ये जो PO भुजा दिख रही है ये दोनों त्रिभुजों में है। उस तरफ भी है, देखो ऊपर वाले त्रिभुज का जब हम पढ़ते हैं तो PO आता है, मतलब ये जो दीवार है ये दोनों कमरों में है PO। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो PO बराबर है PO, ये दोनों त्रिभुज में है, तो इसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरा क्या है कि ये जो कोण है 90 अंश का, ऊपर वाले त्रिभुज में 90 अंश यहाँ बना है, तो नीचे वाले त्रिभुज में 90 अंश यहाँ बना है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पे लंब होती है। तो ऊपर 90 यहाँ पे है और नीचे 90 यहाँ पे है। तो हम लिख सकते हैं इस 90 को बताने के लिए बीच Q बिंदु बीच में रहेगा, तो कोण PQO यहाँ पे आएगा, कोण PQO बराबर है कोण, यहाँ पे 90 है ना, तो R बिंदु बीच में रहेगा, तो PRO यहाँ पे लिखेंगे कोण PRO। ये दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो साइड में आप लिख सकते हो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब है यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो दोनों त्रिभुजों में क्या समानता मिली, पहली समानता मिली कि ये वाला जो OQ है और नीचे वाले त्रिभुज में OR है, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद हमें दूसरी समानता मिलती है कि जो PO है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और जो PO है ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरी समानता हमें क्या मिलती है कि ऊपर वाले त्रिभुज में ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है और नीचे वाले त्रिभुज में भी यहाँ पे 90 अंश बना हुआ है। तो अब क्या इनमें तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PQO और सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है पहले बराबर, ऊपर ये वाला चिन्ह, तो सर्वांग सम है त्रिभुज POR के। अब ये सर्वांग सम हुए तो लेकिन कौन से नियम से, कई नियम होते हैं, भुजा भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, है ना, कोण कोण कोण, या भुजा भुजा भुजा। तो इसमें कौन सा है, तो देखो इसमें से यहाँ जहाँ भी 90 अंश बना है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे समकोण समान है, कर्ण समान है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और एक भुजा समान है। तो मतलब दोनों त्रिभुजों में समकोण समान है, कर्ण समान है और एक भुजा समान है। तो ये RHS सर्वांग समता है। कौन सी सर्वांग समता है, RHS सर्वांग समता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि ये सर्वांग सम है कौन से नियम से, RHS सर्वांग समता से। लेकिन R मतलब क्या होता है, राइट एंगल, H मतलब हाइपोथेनियस और S मतलब साइड। तो राइट एंगल हाइपोथेनियस साइड, हिंदी में बोले राइट एंगल मतलब समकोण। मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, राइट एंगल मतलब समकोण, हाइपोथेनियस मतलब कर्ण और साइड मतलब होता है भुजा। तो ये वाली सर्वांग समता है। कई लोग गलती कर सकते हैं कि भुजा भुजा कोण सर्वांग समता लिख सकते हैं, जो कि गलत है। भुजा कोण भुजा मतलब भुजा कोण भुजा कब सही रहेगा, जब ये वाली भुजा इसके सर्वांग सम हो, बीच में क्या बने, कोण बने, ये वाला ये दोनों बराबर हो और फिर ये भुजा इसके बराबर हो। मतलब दोनों भुजाएं जो रिस्पेक्टिवली दी गई हैं उनके बीच का कोण यदि बराबर है तो होगा भुजा कोण भुजा। लेकिन इसमें इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है। आप देखोगे तो ये जो 90 डिग्री है, क्या इन दोनों भुजाओं के बीच में बना है, आंसर है नहीं। 90 डिग्री इन दोनों भुजाओं के बाद बना है, तो इन दोनों के बीच में है। तो हम भुजा कोण भुजा नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले आएगा ये कर्ण, फिर आएगा ये साइड। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया साइड और ये हो गया राइट एंगल। इसलिए समकोण त्रिभुज वाला नियम लगेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है।
तो इस तरीके से आपने लिखा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से। जब ये दोनों सर्वांग सम है तो बाकी बचे हुए अवयव, जैसे कि ये भुजा त्रिभुज में ये भुजा इसकी बराबर है और ये भुजा दोनों में है तो बराबर है, तो ये वाली भुजा बच गई पी क्यू। पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? इस बची हुई पी आर की। मतलब ऊपर वाले त्रिभुज की बची हुई भुजा पी क्यू नीचे वाले त्रिभुज की बची हुई भुजा पी आर की बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि तब पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर के। और ये कैसे होता है? ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कहलाते हैं। मतलब अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो उसके जो बचे हुए भाग हैं वो भी बराबर होने लगते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, सात्री आया, सीपीसीटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये देखो पी क्यू बराबर पी आर, और यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो पी क्यू बराबर पी आर, तो नीचे लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप करोगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में मैंने करवाने की कोशिश की है। अब आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। जितना अच्छे से आप नोट करोगे, ये समझ लो कि, और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रमेय आने लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको कवर कर लेंगे बोर्ड परीक्षा के पहले। ये पूरा स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।